हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा कुछ अलग करेंगे। हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे कि झारखंड जो है, झारखंड के पास हर चीज़ है। जो उसकी प्राकृतिक संपदा है इतनी ज़्यादा है उसके पास। हर एक तरह का मिनरल है, खनिज है, बहुत तरह का खनिज है। हमारे पास जंगल झाड़ पेड़ पौधा किसी चीज़ का कमी नहीं है, नदियों की कमी नहीं है। फिर भी हमारा हालत ये क्यों है, ऐसा क्यों है हमारा हालत, हम लोग इतने गरीब क्यों है, हमारा जो राज्य है वो इतना पीछे कैसे रह गया डेवलपमेंट के मामले में। ठीक है, तो इतना सब होने के बाद हम लोग पीछे कैसे रहे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो हम लोग फिर इसका एक अलग वीडियो भी करेंगे जिसमें हम लोग सॉल्यूशन का बात करेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग को पहले प्रॉब्लम को बात करना होगा। प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे कि हम लोग इतना पीछे कैसे रहे, झारखंड पीछे क्यों रहा। अगर आप लोग झारखंड के एक नागरिक हैं या झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या ऐसे भी क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, तो आप जान सकते हैं। इससे आपको बहुत नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले यहाँ का कुछ लोग जो होता है थोड़ा सा थेथर टाइप का लोग होता है। ठीक है, उन लोग क्या बोलेगा कि हम लोग गरीब नहीं है, हम लोग सबसे अमीर है, सबसे बेस्ट हैं ये वो। तो गरीब है कि नहीं वो जानने के लिए एक आपका नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें क्या है, हेल्थ एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर के ऊपर रैंकिंग निकाला जाता है। ठीक है, अलग अलग इंडिया का जो सारा स्टेट होता है सबका रैंकिंग आता है और कितना प्रतिशत लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है यानी अलग अलग तरीका से गरीब है, कितना प्रतिशत लोग किसी भी राज्य का, उसको ये जो इंडेक्स है ये नापता है। ये जो है आप लोगों को पता ही होगा, भारत सरकार का ऑफिशियल एजेंसी है, कोई इधर उधर से हम नहीं उठा रहे हैं। तो जो इसका लेटेस्ट डेटा है इसमें क्या है, बिहार में 33% लगभग लोग जो हैं वो गरीब हैं और झारखंड में लगभग 28%, मोटा मोटी इसको 29% मान सकते हैं। तो 29% लोग झारखंड में गरीब हैं। अब देखिए, ये जो एक नेगेटिव मेंटालिटी होता है ना, खासकर स्थापना दिवस में बहुत ज्यादा चलता है कि अच्छा हुआ हम लोग बिहार से अलग ही हो गए, हम लोग देखिए बिहार से कितना अच्छा कर रहे हैं। और सही बात है, हम लोग बिहार से अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन बिहार देखिए सबसे नीचे आता है और हम लोग सेकंड नीचे आते हैं। तो क्या ये बहुत अच्छा कंपैरिजन हुआ कि ना हम लोग बिहार से तो बेटर हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा अगर हम लोग अगर जिंदगी में टारगेट रखेंगे कि नहीं हम लोग को बस नीचे से टॉप नहीं करना है, नीचे से सेकंड में आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है, हम लोग का टारगेट कम से कम ऑल इंडिया का जो एवरेज है जो लगभग 15% का है। ठीक है, 14.96% लगभग, इतना तो हम लोग को जंप करना चाहिए कि हाँ इतना कम से कम हम लोग लेके आए, अपना परसेंटेज को इम्प्रूव करें। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि जो हिस्टोरिकल रीजन है। ठीक है, कहा जाता है कि जो लोग अपने इतिहास से नहीं सीखते वो वही ऐतिहासिक गलतियों को दोबारा से दोहरा देते। तो हमारे हिस्टोरिकल रीजंस क्या क्या रहे झारखंड के पीछे रहने के। देखिए, झारखंड जब बिहार से यूनाइटेड बिहार का पार्ट हुआ करता था तब एक पॉलिसी थी, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। उस समय जो भारत की सरकार थी आज़ादी के तुरंत बाद, उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे और उस समय उनकी जो विचारधारा थी वो थोड़ा सा सोशलिस्ट थी, यानी सोशलिज्म की तरफ थी। वो लोग इंडस्ट्री को अपने ढंग से बहुत तरीके से कंट्रोल करना चाहते थे ताकि जो इंडस्ट्री है वो लोगों की भलाई के लिए काम करे, सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाने के लिए काम नहीं करे। तो उन्होंने एक पॉलिसी लाया था, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या था ना कि देखिए इस तरह का एक, देखिए झारखंड का एक मैप है। आज़ादी के समय वैसे ये मैप ऐसा नहीं दिखता था, ये तो यूनाइटेड बिहार था, बहुत सारा नहीं था, लेकिन हम रफली हम आपको समझा रहे हैं। बेसिकली ये जो पॉलिसी है ना, इसका क्या कहना था कि मान लीजिए एक कंपनी है जो गुजरात में यहाँ पे उसका ये है, ठीक है, फैक्ट्री है, और एक कंपनी है जो मान लीजिए यहाँ झारखंड में उसका फैक्ट्री है। ठीक है, यूनाइटेड बिहार जो उस समय का था। अब उस समय का सरकार का ये मानना था कि यहाँ पे जो फैक्ट्री है इसको तो रॉ मटेरियल लेने के लिए यहाँ से झारखंड जाना पड़ेगा, यहाँ से वो कोयला लोहा ये सब रॉ मटेरियल लाएगा फिर वापस आएगा, तो इतना दूर आने जाने में तो उसको एक्स्ट्रा खर्चा लग जाएगा। जबकि झारखंड में जो फैक्ट्री लगा हुआ होगा उसको तो सब कुछ बगले में मिल रहा है, तो उसको आने जाने में खर्चा कम लगेगा। तो उस समय के सरकार का जो सोच था, जो कि गलत साबित हुआ आगे चल के, वो सोच ये था कि दोनों को बराबरी से ये मिलना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो वो बोले क्या कि आप फैक्ट्री चाहे यहाँ होगा आपका या गुजरात में होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा रॉ मटेरियल लाने जाने का, वो हम आपको अपने तरफ से पे कर देंगे। यानी दिल्ली में बैठी जो सरकार है वो इस कंपनी को पैसा दे देगी आने जाने में जो भी खर्चा हुआ। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे किसी को 10 रुपया बनाने में लगता, ठीक है, अपना जो मटेरियल है उसका प्रोडक्शन में 10 रुपया लगता, और लाने ले जाने में इसको 5 रुपया और लगता है। ठीक है, तो अब क्या है, ये 5 रुपया इसको भारत सरकार से मिल जा रहा है, और अगर झारखंड में इसको मिलता 10 रुपया, इसको बनाने में लगता और लाने ले जाने में तो कोई खर्चा नहीं था, 0 रुपया लगता। तो अब यहाँ भी आपको 10 रुपया खर्च हो रहा है, यहाँ भी 10 रुपया खर्च हो रहा है। और अगर आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं तो अपने हिसाब से सोचिए आप कहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहेंगे, अब यहाँ पे लगाइएगा या यहाँ पे लगाइएगा। अब जब दोनों जगह 10-10 रुपया ही खर्च हो रहा है और यहाँ से आपको समुद्र का एक्सेस भी मिल रहा है कि यहाँ से आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान जो अपना माल है बना उना के आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इजिली, तो आप यहीं पे ना प्रीफर कीजिएगा। तो जो ऐसे राज्य थे जो पहले से संपन्न थे,
गुजरात पहले से संपन्न था, महाराष्ट्र पहले से बहुत ज़्यादा संपन्न था, कर्नाटक के पास पैसा का कमी नहीं, केरला के पास, ये सब जो कोस्टल स्टेट थे इसके पास पहले से ही झारखंड बिहार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पैसा था, और आज भी इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, अथाह पैसा इन लोगों के पास। तो ऐसे स्टेट और ज़्यादा डेवलप होते चले गए क्योंकि यहाँ पे पूरा एक इंडस्ट्री का जाल बिछता चला गया, ठीक है। मुंबई यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री आ गया जो कि पहले से ही रिच थे और ज़्यादा रिच हो गए। और हुआ क्या कि यहाँ से हम लोग का जो जितना रॉ मटेरियल था वो जाने लगा कोस्टल स्टेट में, लेकिन उससे हम लोगों को जो फायदा होना चाहिए था, सिर्फ ये नहीं ना होता कि ले जाने के लिए जो पैसा दिए और बात खत्म हो गया। बात तो ये भी होता है ना कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगता तो उसके आसपास में और ज्यादा इंडस्ट्री लगता, हमारे आसपास के लोगों को रोजगार मिलता, हम लोग और ज्यादा पढ़ते लिखते। लेकिन ऐसा हो ना सका, इंडस्ट्री जो है हमारे एरिया में नहीं लग के इस एरियाज में लगने लगा जो कि ऑलरेडी रिच था, जबकि लगना लगभग इस एरिया में चाहिए था, ठीक है। छत्तीसगढ़, बंगाल, ये जो उड़ीसा वाला ये सब एरिया है, झारखंड वाला जो एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लगना चाहिए था क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत अच्छा आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, एक से एक आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि हिस्टोरिकली हम लोगों को बहुत नुकसान होता चला गया, ठीक है। और ये पॉलिसी बहुत लेट तक चला था, बहुत देर के बाद जाके रियलाइजेशन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये पॉलिसी जो है अच्छा नहीं है, गलत है इससे, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था, ठीक है। दूसरा जो हिस्टोरिकल समस्या है वो है नक्सलवाद का। झारखंड का कोई भी ऐसा शायद बच्चा नहीं होगा जो कि झारखंड बंद ये वाला फिनोमिना के बारे में नहीं सुना होगा। नक्सली लोग जो हैं हिस्टोरिकली तो नहीं, लेकिन लगभग आप समझ लीजिए कि जो कोल्ड वार का समय चल रहा था ना, शीत युद्ध का जो समय था, उस समय से नक्सलवाद भारत में पैर पसारने लगा था। नक्सलबाड़ी से होते होते ये जो है झारखंड में फैल गया, झारखंड और बिहार में फैल गया। उस समय तो यूनाइटेड बिहार ही था, और इसका वैसे हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम किसी और लेक्चर में आपको समझाएंगे कि झारखंड में नक्सलवाद इतना कैसे फैल गया, इतना उसने अपना पैर कैसे पसार लिया, और उसको हराने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, ठीक है। हालांकि अभी भी ये हारा नहीं है। अभी आप देख लीजिए 16 अगस्त 2023 का ये वाला न्यूज है, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ही 2 पुलिस के जवानों को शहीद किया है माओइस्ट ने, ठीक है। माओइस्ट यही माओवादियों लोग को कहते हैं, माओवादी जो है वो नक्सली लोग को ही माओवादी कहा जाता है, ठीक है, मोटा मोटी आप मानिए। तो ये अभी तक भी इनका कर रहे थे काम। अब देखिए नक्सलियों से जो नुकसान है झारखंड को वो क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो ये लोग इंडस्ट्री से नफरत करते हैं। एक तो झारखंड में ऐसे भी इंडस्ट्री नहीं लग रहा था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से। दूसरा, अगर कोई यहाँ इंडस्ट्री लगाता भी था तो नक्सली लोग का जो आइडियोलॉजी होता है, मेन आइडियोलॉजी क्या होता है कि धन का अर्जन से ये लोग नफरत करते हैं। धन आपको अर्जित नहीं करना है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जब भी लगाएगा तो उसको पैसा तो चाहिए ना जी, पैसा तो कमाना चाहेगा। लेकिन इन लोग क्या है इसी के खिलाफ थे, तो इंडस्ट्री ये लोग लगने नहीं देते थे। अगर लगा भी तो बहुत हेवी इन्हीं लोग को पैसा देना पड़ता था, यानी यहाँ से आप हफ्ता निकालिए और इन्हीं लोग को दीजिए। तो इसी से एक सिक्योरिटी सिचुएशन भी खड़ा हो जाता था, क्योंकि ये लोग ऐसा तो थे नहीं कि पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे, प्रॉपर इन लोग बंदूक वगैरह से लोगों को मारते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी का सिचुएशन बनते चला गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लगने लगा, ठीक है। दूसरा, एजुकेशन को ये लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित किए। क्यों? देखिए, जंगल में अगर मान लीजिए कोई गांव में सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में अगर बच्चा पढ़ लिख रहा है तो वो काहे आगे चल के नक्सली बनना चाहेगा, कुछ भी वो अच्छा काम करना चाहेगा। लेकिन इसीलिए ये लोग स्कूल वगैरह को जला देते थे, बहुत सारे स्कूलों को बर्बाद किया है, जलाते थे। इवन ये तरह का भी रूल यहाँ पे रह चुका है कि हर घर में जो बच्चे हैं तो एक बच्चा एक बेटा जो है आपको डोनेट कर देना है, मतलब नक्सलवाद के लिए आपको दान में दे देना है अपना बच्चा। तो इस तरह से बहुत मास माइग्रेशन भी हुआ। एजुकेशन का डेवलपमेंट यहाँ पे झारखंड में नहीं हो सका, अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, इंडस्ट्री लगा नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हुआ। एक बहुत बड़ा थ्रेट ये भी हुआ कि अभी भी प्रेजेंट में भी आप देखेंगे ना तो यूएस यानी अमेरिका जो है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये सब जो है अपने नागरिकों को क्या है एडवाइजरी दे के रखी हुई है कि आपको जो झारखंड है, झारखंड के गांव वाले इलाकों में जाना मना है, वहां आप नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे आपको जान जाने का खतरा है, वहां माओवादी लोग बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए झारखंड में आप देखेंगे ना कभी भी विदेशी टूरिस्ट आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। जो मिलेंगे भी वो यूएस या अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े विकसित देशों से नहीं आते हैं। विकसित देशों से जो अगर अमीर आपके लोग आ रहे हैं आपके यहाँ, तो इससे क्या होता है आपको बहुत ज्यादा टूरिज्म के नाम पे पैसा मिलता है। जैसे आप राजस्थान में जाइएगा, बहुत बड़ा उनका इकोनॉमी है टूरिज्म का, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, विदेशी लोग आपको बहुत दिखेंगे। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन होने की वजह से विदेशी लोग दिखते नहीं है आपको, तो टूरिज्म में आपको बहुत बड़ा घाटा हुआ। आसपास के जो राज्य हैं जो थोड़े से एक तरह से आप बोल लीजिए कि रिलेटिवली उनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा, जैसे वेस्ट बंगाल में भी एक बहुत बड़ा आबादी है, जो आज के डेट में भी, आज 2023 में भी झारखंड को नक्सलियों वाला राज्य इस तरह से उनके मन में इमेज बना हुआ है। आज के डेट में भी बंगाल के लोग जो हैं रात में झारखंड में ड्राइविंग वाइविंग से डरते हैं। अगर आपके कोई दोस्त होंगे बंगाल में तो आप एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं, उन लोगों को डर लगता है कि कहीं नक्सली वक्सली पकड़ ना ले, ठीक है। तो ये जो है एक इमेज को भी खराब किया, झारखंड का जो एक इमेज था ना, इमेज भी एक अलग तरीका से बिल्ड हो गया कि झारखंड में क्या है बहुत ज्यादा नक्सली लोग रहता है, ठीक है। तो इमेज भी हमारा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया।
ठीक, अब आते हैं पॉलिटिकल रीजन में। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे जो चाव से आप लोग सुनिएगा, जिसको हमको पता है, वो यही होता है कि पॉलिटिकल रीजन क्या क्या है। तो पॉलिटिकल रीजन में सबसे बड़ा, सबसे फेमस कारण जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं, इनस्टेबिलिटी। ठीक है, इनसे शुरू हुआ, यहाँ तक आ गया झारखंड, और मतलब समझ लीजिए कि बाबूलाल मरांडी जी से हेमंत सोरेन तक आते आते 13 बार झारखंड में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, जबकि कितना बार कायदे से होना चाहिए था? केवल 4 बार। ठीक है, 5-5 साल का सरकार होता तो केवल 4 बार हमारा सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन 13 बार हुआ। इसमें हम राष्ट्रपति शासन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो बहुत लंबे लंबे टाइम तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी लगा रहा है, और कोई भी एक सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। सिर्फ रघुवर दास की जो सरकार है 14 में जो आई थी, उसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और अब लग रहा है कि ये भी कर लेंगे, अगर कोई ईडी वगैरह का मेजर इशू नहीं होता तो ये भी कर लेंगे। तो मतलब समझ लीजिए कि 14 तक कोई ऐसा सरकार है 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन इस तरह से चला है। तो अगर कोई भी सरकार स्टेबल नहीं है, उसको पता नहीं है कि मेरे पास 5 साल है भी कि नहीं काम करने के लिए, तो सिंपल सा बात है ना कि पहले वो क्या करेगा? पहले वो, जैसे एज अ स्टूडेंट आप समझिए, आपका 2 प्रायोरिटी होता है। एक तो है आपका ज्ञान अर्जित करना, और दूसरा है एग्जाम में मार्क्स लाना। अब अगर आपको पता है कि एग्जाम जो है केवल 5 दिन के बाद है, तो 5 दिन के बाद है, तो आप क्या पढ़िएगा? वो पढ़िएगा जिससे आपको बहुत ज्ञान मिले, या वो पढ़िएगा जो एग्जाम में आने वाला है, श्योर शॉट आपको पता है? आप वही ना पढ़िएगा कम टाइम में कि जो एग्जाम में आने वाला है। तो उसी तरह से जो नेता मंत्री लोग होते हैं, उन लोग को भी अगर पता है कि नहीं अगला 10 दिन, 100 दिन में फिर से मेरा सरकार गिर जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सरकार बचाने पे फोकस करेंगे। तो हमेशा 2014 से पहले तक सबका फोकस अपने सरकार को बचाने में ही लगा रहा कि मेरा कहीं सरकार ना गिर जाए। तो मेन जो इशू होता है डेवलपमेंट का, ठीक है, सिक्योरिटी सिचुएशन को सुधारने का, ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा करने का, स्कूल बनाने का, अस्पताल बनाने का, उसके ऊपर बहुत अच्छा से कोई लोग ध्यान नहीं दे पाए। सबका यही चलते रहा कि अपना सरकार को कैसे बचाएं। अभी भी जो प्रेजेंट सरकार है वो कोलिजन गवर्नमेंट है, मेजोरिटी अभी भी इस बार भी किसी को नहीं मिला है, याद रखिएगा सब लोग। ठीक है, सिर्फ जेएमएम का सरकार नहीं है, बहुत दलों के साथ मिलकर सरकार चल रही है, और अभी भी थोड़ा सा इस चीज का डर बना ही हुआ रहता है सबको कि कहीं सरकार अगर गिर गई तो क्या होगा। तो इसीलिए अभी भी 100% फोकस आपका नहीं दिख पा रहा है विकास के ऊपर, जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर काम नहीं हो पाया। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बड़ा अभिशाप रहा है हमारे झारखंड का। ठीक है, अगला जो पॉलिटिकल रीजन है वो थोड़ा सा जिसके ऊपर लोग उतना ध्यान नहीं देता, वो ये है कि जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है ना हम लोगों का, वो सेंट्रल पार्टी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ही डिपेंडेंट रहता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल पार्टी पे डिपेंड होना कोई बहुत ज्यादा बुरी बात है, लेकिन कोई भी लोकल पार्टी होता है जो हमेशा लोकल मुद्दा को उठाता है, अगर वो स्ट्रांग है ना, तो सेंट्रल पार्टी भी उसको अलग तरीका का इज्जत देता है। ठीक है, उससे अलग तरीका का डील करता है, और जो लोकल मुद्दा है वो हमेशा मेन प्रायोरिटी रहता है, मेन चीज रहता है कि हाँ लोकल मुद्दा पे बात किया जाए। लेकिन झारखंड में दुर्भाग्य ये रहा है कि हमेशा सेंट्रल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसके ऊपर ही डिपेंडेंस, पॉलिटिकल डिपेंडेंस बना हुआ रहा है। जो लोकल पार्टी अपने आप को उस तरह से निखार के सामने नहीं ला पाए कि हाँ उसका एक अलग स्टैंड है। जैसे आप देखिएगा ना, महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो शिवसेना जो लोकल पार्टी है, या और भी जो वहां की लोकल पार्टी, उसका एक अलग स्टैंड है। सबको पता है कि ये लोकल पार्टी को अगर हम नाराज किए तो हम सत्ता में नहीं आ सकते, हर सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी को पता है। तमिलनाडु इतना अच्छा डेवलप किया, वहां का जो लोकल जो पार्टी है एआईएडीएमके या डीएमके, दोनों का इतना ज्यादा स्ट्रांग वहां पे इन्फ्लुएंस है कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट, हर सेंट्रल पार्टी को पता है कि उन लोगों को अगर नाराज किए तो हम सत्ता में नहीं रह सकते हैं। तो वहां जो है लोकल मुद्दा हमेशा जो है प्रायोरिटी में रहता है। टीएमसी आप मान लीजिए, बंगाल में आप देख लीजिए, जो लोकल मुद्दा है उसको हमेशा प्रायोरिटी मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोकल पार्टी जब जो है एक समझ लीजिए कि छोटे भाई की भूमिका में रहती है यहाँ पे लोकल पॉलिटिकल पार्टी, और बड़े भाई की भूमिका हमेशा सेंट्रल पार्टीज को मिलती है। इसके वजह से बहुत ज्यादा जो लोकल मुद्दा है उसके ऊपर बात नहीं हो पाता, बात हमेशा इधर उधर का चलते रहता है, और हमेशा सेंट्रल पार्टी जो है वो एक तरह से डोमिनेटिंग रोल में रहती है। ठीक है, तो डोमिनेशन अगर सेंट्रल पार्टीज का होगा तो स्टेट का मुद्दा एक तरह से दब गिरा जाता है, जो कि बहुत अच्छा बात नहीं होता। ठीक है, अगला पॉलिटिकल रीजन ये भी है कि पॉलिटिकल लीडर कोई भी स्ट्रांग उभर के नहीं आया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा जो स्ट्रांग लीडर होता है, जैसे शिबू सोरेन जी के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जो बहुत ही स्ट्रांग हो, जिसका एक मास अपील हो, जिसको मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, जो दिखने में भी एटलीस्ट स्ट्रांग हो। दिखने में स्ट्रांग मतलब ये नहीं कि बॉडी बिल्डर टाइप का हो, दिखने में स्ट्रांग जैसे कि ये व्यक्ति जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर है। स्ट्रांग लीडर ऐसे तो बहुत अच्छी बात नहीं होती डेमोक्रेसी के लिए, एक आदमी के हाथ में बहुत ज्यादा पावर जाना लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी सेंट्रल का कोई भी व्यक्ति हो वो इस इंसान को इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि इनको मतलब इनका एक अलग स्टैचर है, और वो स्टैचर झारखंड में कोई अभी तक गेन नहीं कर पाया। इनका भी उतना ज्यादा स्ट्रांग अपील नहीं है झारखंड में। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग लीडर की तरह ये दिखते नहीं है, या अपने आप को वैसा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। वैसे तो इनका
एक नेचर भी होता है, हर इंसान का एक नेचर भी होता है, ये थोड़े एग्रेसिव नहीं है, लेकिन जो लोकल लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर होता है, उसको थोड़ा एग्रेसिव बनना पड़ता है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उसको इग्नोर ना कर सके, ठीक है, उसके बात को दबा नहीं सके, उसको स्ट्रांग बनना पड़ता है, दिखना भी पड़ता है। ये अपने आप में स्ट्रांग होंगे लेकिन स्ट्रांग दिखते नहीं है, जबकि ये बहुत स्ट्रांग दिखती हैं। इसी तरह से और भी, जैसे आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा का इलेक्शन होता है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका इतना मास अपील इसलिए है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग लीडर है। तो लोगों को एक भरोसा आता है कि हाँ, एक स्ट्रांग जो लीडर है हमारे देश को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, बाकी लोग से लड़ने का उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर पॉलिटिकल विल है लड़ने के लिए, ठीक है, नेशनल लेवल पे हमको लोगों को कभी भी परेशान वो करने नहीं देगा किसी और को, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी में बहुत सारी गलतियां भी लोग गिना सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं, स्ट्रांग दिखते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है, एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, ठीक है। जैसे बंगाल के लोगों में सिर्फ इनकी वजह से एक अलग तरीका का आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि पूरे बंगाल का लोग इनको पसंद ही करता है, बहुत लोग नहीं भी पसंद करता होगा, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना एक स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडर से, वो झारखंड में थोड़ा सा कम है, ठीक है। झारखंड के लोगों का कंधा थोड़ा सा झुका होता है इस मामले में कि पॉलिटिकल लीडर बहुत स्ट्रांग नहीं है हमारे पास, ठीक है। एक जो स्ट्रांग होता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्राइब का लीडर या एक कास्ट का लीडर या एक धर्म का लीडर, वैसा नहीं, स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडर होता है, पूरा झारखंड उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये मेरा लीडर है, ये मेरे को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, या एटलीस्ट एक बहुत बड़ा आबादी है, उसको अच्छे से उसके ऊपर ट्रस्ट है। ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप अभी नहीं है और फ्यूचर में दिखता भी नहीं है। जो नए लीडर्स आ भी रहे हैं वो भी थोड़ा सा एक कास्ट की तरफ या एक ट्राइब की तरफ झुके हुए रहते हैं, उनका भी मास अपील नहीं है और वो भी थोड़ा अच्छा बात नहीं करते, मतलब कहने के लिए वो अपने आप को एजुकेटेड दिखाते हैं लेकिन उनका बात एजुकेटेड जैसा लोग लगता नहीं है, ठीक है ना। तो एक अच्छा पॉलिटिकल लीडरशिप का नहीं है, यहाँ पे क्राइसिस है लीडरशिप का, जिसके वजह से भी हमारा जो राज्य है वो काफी पीछे रहा है और इसको आगे उभरने की जरूरत है। इसके लिए आपको और हमको ही आगे आना है, ठीक है। जो आने वाले जनरेशन है उसको ही कुछ इसके लिए करना पड़ेगा, ठीक। चलिए फिर एक और फेवरेट टॉपिक, करप्शन बहुत ज्यादा है हमारे झारखंड में, ठीक है। बिहार से ही हम लोग बहुत सारा चीज लिए, तो ये भी चीज हम लोग ले लिए कि करप्शन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। अभी फेमस रिसेंट का ही केस रहा है, ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल जो झारखंड में झारखंड के ऑफिसर हैं उनके ऊपर रेड मारा, ठीक है। 82 करोड़ का आपका मनरेगा स्कैम में सिर्फ इनका प्रॉपर्टी जब्त हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारा अंदर का बात खुलेगा, तो बहुत लंबा यहाँ पे समझ लीजिए कि पैसा बहुत सारा इधर उधर हुआ है, ठीक। ये तो सिर्फ एक केस हुआ ऑफिसर का, यहाँ मुखिया से लेकर के ऑफिसर से लेकर के बड़े बड़े नेता मंत्री तक बहुत ज्यादा करप्शन किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इवन समझ लीजिए कि जो विद्यार्थी लोग होते हैं जो पढ़ते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जेएसएससी के लिए, जेपीएससी के लिए, उनका भी एम ये नहीं होता कि जेएसएससी जेपीएससी करेंगे तो अपने झारखंड को और अच्छा बनाएंगे, राज्य को सुधारेंगे, बहुत इसमें तरक्की करेंगे, बहुत पोटेंशियल है, इसको उभारेंगे। नहीं, मैक्सिमम लोगों का मोटिवेशन ये रहता है कि अभी बाहरी लोग आके हमारा पोस्ट में बैठ के हमारा जो पैसा खा रहा है बाहरी लोग को हटाएंगे और हम खुद पैसा खाएंगे, हम बहुत पैसा खाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। तो हमेशा एक जो मोटिव होता है यहाँ के लोगों का, वो मोटिव भी अच्छा नहीं है। सोसाइटी में बहुत खराब तरीका का मैसेज चला गया है कि नहीं, करप्शन को एक तरह से नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि बाहरी लोग करप्शन नहीं करे, अंदर का लोग जो है वो करप्शन करेगा तो बहुत अच्छा चीज होता है, लेकिन ये एक गलत चीज होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सुधारने का जरूरत है, बहुत ज्यादा सुधारने का जरूरत है इनफैक्ट। और जो एक माइंडसेट भी बना गया है कि करप्शन नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए सिर्फ बाहरी और भीतरी के नाम पे, ठीक है। करप्शन गलत है तो गलत है, चाहे इसको जो भी कर रहा है, करप्शन नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, ठीक है। एक नॉर्मलाइजेशन अगर हो जाएगा करप्शन का कि नहीं, हम जाएंगे तो हम भी बहुत खाएंगे, वो हमको बहुत लूटा है, अब हम जाएंगे तो हम भी बहुत लूटेंगे, तो ये एक खराब तरीका का प्रेसिडेंट सेट करता है, सोसाइटी इससे बहुत गलत दिशा में चली जाती है। अब आते हैं कुछ ज्योग्राफिकल कारणों पे बात करते हैं, ठीक है। भौगोलिक कारण क्या है, सबसे पहले लैंड लॉक्ड स्टेट है हमारा, ठीक है। ऊपर में यहाँ देखिएगा तो बिहार है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है, यानी चारों तरफ से हम लोग जमीन से ही घिरे हुए हैं। अब जो पहले हम हिस्टोरिकल रीजन आपको बताए थे उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब का डेवलप होने का एक कारण क्या भी है कि आसपास वहां पे समुद्र है, तो समुद्र में क्या होता है, माल ढुलाई आपका बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपको माल ढोना है तो आपके लिए सबसे मेन फैक्टर क्या होता है, इंडस्ट्री का किसी का भी, जो माल ढुलाई है वो सस्ता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सस्ता होना चाहिए। अगर तेज हुआ तो और भी अच्छा है, तो सस्ता और तेज अगर आपके पास माल ढुलाई का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए जो भी कोस्टल कंट्रीज होंगे वो बहुत भयानक डेवलपमेंट होता है उनका। झारखंड में भी ये वाला पोटेंशियल अब तो नहीं है क्योंकि हमारे पास आसपास में कोई भी समुद्र नहीं है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव भी हमको ढूंढना चाहिए, ठीक है। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आप नाम सुने होंगे शायद, ये इससे अगर आप
इस तरह की चीज़ों को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, रोडवेज को इम्प्रूव करते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है। इसी साथ हम लोग आते हैं जियोग्राफिकल टेरेन, यानी झारखंड के लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं हमारे पास, जंगल है, अच्छे अच्छे घने घने जंगल हैं, और ये सब अच्छा भी लगता है देखने के लिए, घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब चीज़ जब एक्चुअल इंडस्ट्री का बात आता है तो बहुत बुरा हो जाता है। आप देख लीजिए ये जो पथरातू वाला रोड है, किस तरह से इस रोड को बनाया गया होगा आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे भी ट्रैवल टाइम कितना कम, मतलब घटिया तरीका से बढ़ जाता है। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ट्रैवल करना कितना मुश्किल है, रोड बिछाना, रेलवे बिछाना। आप झारखंड में हैरान होंगे कि बहुत सारे जिला अभी भी हैं जहाँ पे बहुत रिसेंट में अभी रेलवे स्टेशन बना है, या रेलवे स्टेशन है ही नहीं, है भी तो बहुत कम वहाँ से ट्रेन गुजर पाती है। आप समझ लीजिए कि रांची के पास एक जो सेक्शन है वहाँ पे वंदे भारत का जो ट्रेन है, जो इतना स्पीड में चलता है पूरे देश में, वो 30 किलोमीटर तक चलता है। उस सेक्शन में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको चलने का अलाउड है, क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफिकल ट्रेन इतना खराब है कि वहाँ पे स्पीड और अगर आप बढ़ाएंगे तो डीरेलिंग का खतरा हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि इतने स्पीड ट्रेन को भी इतना धीरे चलाने का रीजन क्या है कि ज्योग्राफिकल टेरेन इस तरह का है कि आपको वहाँ पे अच्छे क्वालिटी का पटरी बिछाना बहुत मुश्किल काम है कि स्पीड से चलाया जा सके। तो झारखंड में रेलवे का विकास बहुत धीमा रहा है, रोड भी बहुत उतना अच्छा नहीं बन पाया, उतना ज्यादा उसका नेटवर्क फैल नहीं पाया, जिसके कारण क्या है, वही बात है कि फिर इंडस्ट्री आपका ठीक से फ्लरिश नहीं करेगा। अगर आप मान लीजिए कि माइनिंग कर भी लिए, माल को निकाल भी लिए, तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके वजह से इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं हुआ। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह इजीली नहीं जा पाएंगे, अगर किसी को मान लीजिए कि रांची जाना है, वहाँ पे वो IT कंपनी में काम करता है, लेकिन उसको वहाँ पहुंचने में ही बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो क्यों जाना चाहेगा, वो वहां नहीं जा पाएगा। हो सकता है, या जाएगा भी तो आना जाना उसका कम होगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ज्योग्राफिकल टेरेन का एक नुकसान तो यह है। दूसरा नुकसान यह भी है कि इतने घने जंगलों पहाड़ों की वजह से जो नक्सली लोग हैं उनको अपनी गतिविधियों करने में बहुत आसानी रहता है, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग को रिक्रूट करते हैं जो कि ये सबसे वाकिफ होते हैं, जंगलों से वाकिफ होते हैं, तो इनके अंदर ही जाके वो लोग अपना बहुत डीप नेटवर्क बना लेते हैं, जिससे सिक्योरिटी एजेंसीज को इनको ट्रैक करने में और उनको डिस्ट्रॉय करने में, न्यूट्रलाइज करने में बहुत समय लग जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। तो इसका इस्तेमाल नक्सली लोग भी भरपूर तरीके से करते हैं, और नक्सली लोग कैसे नुकसान पहुंचाते हैं ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक, अब आते हैं कुछ इकोनॉमिक रीजन के लिए। इकोनॉमिक रीजन जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि इकोनॉमी में हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर यानी कि क्या, जो आपका फार्मिंग हो गया या माइनिंग हो गया, यानी जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि यहाँ से जो नेचुरल रिसोर्स निकाले, इसको प्रोसेस किए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन किए, बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सेकेंडरी में आता है। और टर्शियरी में क्या है कि हम आपको कुछ फिजिकल चीज नहीं दे रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, यानी हम आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम क्या है, हम आपको एक लेक्चर के थ्रू कुछ समझा रहे हैं, यानी ऐसा नहीं कि हम आपको फिजिकली कुछ दे रहे हैं, हम आपको 1 किलो टमाटर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको 1 किलो ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान को बांटा नहीं जा सकता, मतलब ज्ञान को नापा नहीं जा सकता कि कितना किलो हम आपको ज्ञान दिए या क्या दिए। तो इसके बदले जो ये वाला इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, इसको टर्शियरी बोलते हैं, यानी इसमें कुछ फिजिकल चीज का नहीं, कुछ मेंटल चीज का ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। किसी भी इकोनॉमी को अगर आपको डेवलप करना है, अगर उसको अमीर बनाना है, उसमें ज्यादा एडिशन करना है, वैल्यू एडिशन करना है, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बढ़ाना है, लोग ज्यादा धनवान हो, ज्यादा पैसे वाले हों, ये बनाने के लिए आपको लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राइमरी सेक्टर से उठा करके या तो आप सेकेंडरी में डालिए या तो आप टर्शियरी में डालिए। ठीक है, जो देश है, देश के कोई भी आप विकसित जो राज्य हैं उनको अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा आपको सेकेंडरी सेक्टर मिलेगा, कर्नाटका में आपको बैंगलोर मिलेगा। बैंगलोर में सबसे ज्यादा क्या है, आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो ये सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में अगर आप ज्यादा पॉपुलेशन को उठा के ला दिए ना, तो आपका बहुत सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा हेल्थ होगा, और ये एक अच्छा साइकिल होता है जो कि घूमते रहेगा, पहिया घूमते रहेगा, और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो किसी भी देश को या किसी भी राज्य को अगर आपको ज्यादा डेवलप करना है तो आपको एक अच्छी खासी आबादी को प्राइमरी से सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर में मूव करना होता है। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है जो कि बड़े बड़े देश आप फॉलो करते हैं। इंडिया भी एक तरह से फॉलो इसको करता ही है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप देख रहे होंगे सेकेंडरी सेक्टर की तरफ बहुत ज्यादा पुश चल रहा है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का, लॉजिस्टिक वगैरह को इंप्रूव किया जा रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में ही बनाया जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि जॉब भी बहुत अच्छा जनरेट हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। अब देखिए झारखंड में क्या है ना कि 70 से 80% की जो आबादी है, अगर अलग अलग आप डेटा देखेंगे तो वो उनका जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती के ऊपर टिका हुआ है। 70 से 80%, यानी इतनी बड़ी आबादी खेती के ऊपर टिकी हुई है। उसमें भी
जो है इनोवेशन एकदम है नहीं, बहुत कम इनोवेशन है, क्योंकि इनोवेशन के लिए आपको क्या चाहिए, धन चाहिए, और धन की बहुत ज़्यादा कमी ऑलरेडी हमारे पास। उसके बाद क्या है, इनोवेट करने के लिए मान लीजिए कि आपको बड़े बड़े कंबाइनर है, मशीन का इस्तेमाल करना है, तो आप ये छोटा सा खेत में नहीं ना कर सकते हैं, आपको चाहिए बहुत बड़ा खेत होगा तब जाके हम इसमें करेंगे। और यहाँ पे भी क्या है, एक भाई हुआ, भाई जमीन का यहाँ बंटवारा हो गया, 2 हुआ तो और बंटवारा हुआ, 3 हुआ और बंटवारा हुआ, ऐसे बंटवारा होते 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 जमीन इतना छोटा हो गया कि इसमें बड़ा बड़ा मशीन का इस्तेमाल करना इकोनॉमिकल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अनसाइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ हाइब्रिड बीज लिया है, हाइब्रिड बीज को किस मात्रा में डालना है, उसमें पानी कितना डालना है, खाद कितना डालना है, इसका ज्ञान की बहुत ज्यादा कमी है। इनोवेशन यहाँ पे है नहीं, बहुत हेवी डिपेंडेंस है यहाँ पे गेहूं और धान की खेती पे। धान में क्या है, बहुत ज्यादा पानी का भी रिक्वायरमेंट हो जाता है, और पानी हमारे पास जो नदियां हैं, बिहार के जैसा हमारे पास बहुत ज्यादा नदियां ऐसा नहीं है कि जो साल भर हमको जल दे, बहुत कम ऐसी नदियां हैं। ज्यादातर जगह पे जो जमीन का पानी है, ग्राउंड वाटर है, उससे ही हमको इरिगेशन करना होता है, यानी उससे ही फसलों को पानी दिया जाता है, जिससे हमारा पानी का स्तर भी बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, तो इससे हमको बहुत नुकसान हो रहा है। तो अगर हमको यहाँ पे बेटर करना है, तो हमको ये जो आबादी है, जो इतनी ज्यादा बड़ी आबादी जो खेती के ऊपर निर्भर करती है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में, यानी कि आपको इंडस्ट्री यहाँ पे लगाना पड़ेगा, आईटी इंडस्ट्री वगैरह का ग्रोथ करना पड़ेगा। ठीक है, एक और इकोनॉमिक रीजन ये भी है कि लिटरेसी रेट एक तो बहुत कम है हमारा। ठीक है, सिर्फ 66% लोग हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो कि पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, पढ़े लिखे का मतलब क्या है कि जो बेसिक लिखना पढ़ना जानता है, लेकिन सिर्फ बेसिक लिखने पढ़ने से आपके लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। जॉब लेने के लिए आपको क्या चाहिए, स्किल भी चाहिए। झारखंड में दिक्कत क्या है ना कि ज्यादातर लोग सोचेगा कि 10th कर लिए, अब 12th कर लेते हैं, उसके बाद बीए कर लेंगे, फिर एमए कर लेंगे, फिर डबल एमए कर लेंगे, फिर पीएचडी कर लेंगे। सिर्फ वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि मार्केट में डिमांड क्या है। मार्केट में अगर डिमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पढ़ाई का है, डेटा साइंस का है, ब्लॉकचेन का है, ऐसे चीज का डिमांड मार्केट में है जिसमें आप लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। एक अकेला आदमी यहाँ करोड़ों रुपया कमा सकता है। वैसे चीज सीखने के लिए, पढ़ने के लिए झारखंड में स्कोप बहुत कम है। अगर आपको ये सब चीज पढ़ना है, सीखना है, तो आपको झारखंड से माइग्रेट करके बाहर जाना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर माइग्रेट करके मान लीजिए बैंगलोर चला गया या मुंबई चला गया, वहां पे वो ये सब चीज को सीखेगा और बगल में ही उसका इंडस्ट्री है, तो वहीं ना वो काम करने लगेगा। झारखंड वो क्यों आना चाहेगा वापस, क्योंकि यहाँ ना सीखने का जरिया है। वो अगर आ भी जाएगा तो उसको लगेगा कि कल को मेरे बच्चे के साथ भी यही समस्या होगा कि उसको सीखने के लिए कुछ रहेगा नहीं, तो अल्टीमेटली वो क्या है, बाहर जाके बाहर ही सेटल हो जाता है। तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पे एकदम फोकस नहीं है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, और भी जो हमारा एजुकेशन है वो स्किल के तरफ फोकस करके नहीं किया जाता। ठीक है, जो लोग हैं, एक तो हमारा प्राइमरी एजुकेशन भी बहुत घटिया स्थिति पे रहता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ के स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वो उतने अच्छे लेवल पे परफॉर्म नहीं करते, वहाँ पे बहुत सारा इनोवेशन का जरूरत है। लेकिन जो हमारा हायर एजुकेशन है वो भी स्किल ओरिएंटेड नहीं है, स्किल पे हमारा फोकस नहीं है, जबकि पूरी दुनिया स्किल के पीछे भाग रहा है। आज ये मतलब समझ लीजिए स्टेटस हो चुका है बड़े बड़े देशों में कि अगर आप सिर्फ 12th पास हैं, उसके बाद आपने चाहे ग्रेजुएशन नहीं भी किया हो, लेकिन अगर आपका कोडिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपके पास स्किल है, आप बहुत अच्छा कोई ऐसा चीज जानते हैं जो कि मार्केट में बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप सिर्फ 12वीं पास होकर के बड़ी बड़ी सैलरी अर्न कर सकते हैं। लोग बहुत अच्छा अच्छा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे फोकस इसके ऊपर है ही नहीं। एक सोसाइटी लेवल पे भी आप समझ लीजिए कि स्किल के ऊपर ध्यान नहीं है। लोगों को क्या होता है, बीए करेंगे, एमए करेंगे, उसके बाद बीएड शायद कर लेंगे, टीचर उचर बन जाएंगे, या फिर इसी तरह का कोई सरकारी नौकरी कर लेंगे। सरकारी नौकरी अपने आप में बहुत स्कैरसिटी होता है, तो इससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा समस्या है, जो झारखंड में आगे चल के पनपने वाला है। हालांकि अभी भी पनपा हुआ है, लेकिन फ्यूचर में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री है नहीं लेबर फोर्स को अब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ के लोग क्या है, किस चीज के लिए जाने जाते हैं हम लोग, कि बहुत अच्छा हमारे पास लेबर है। यानी लेबर क्या, वही जो ईंटा धोता है वो वाला लेबर, और वो अपने आप में बहुत अच्छी काम है, ऐसा नहीं कि वो काम खराब है, लेकिन उससे आपका अर्निंग बहुत कम होता है। और अगर लोगों का अर्निंग कम होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, तो लोग क्या सोचेंगे कि बच्चे को स्कूल भेजने की जगह क्या है, ये भी आए और मेरे साथ हाथ बटाए, ईंटा ढोने में काम करे, तो अच्छा होगा। तो इससे क्या है, ओवरऑल एक बहुत नेगेटिव साइकिल बनता है, जिससे डेवलपमेंट खराब होते चला जाता है। तो इसलिए स्किल के ऊपर फोकस करना, लिटरेसी रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली हम बात करते हैं कुछ सोशल रीजंस के बारे में। सामाजिक कारण क्या है, कास्ट, ट्राइब और रिलीजन। ठीक है, यानी जाति, जो आपका ट्राइब है, जो आपका जनजाति है, या फिर आपका जो धर्म है, उसको लेकर के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव कहना गलत होगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब एक तरह समझिए बहुत लेवल पे। बिहार को तो हालांकि टक्कर नहीं दिया जा सकता कास्ट के मामले में, लेकिन हाँ, यहाँ के लोग भी कुछ कम नहीं है कास्ट के मामले में सेंसिटिव होने के लिए। ठीक है, रिलीजन को लेके, और यहाँ पे एक नया एंगल आता है, ट्राइब को लेकर के भी यहाँ के लोग काफी सेंसिटिव होते हैं अंदर ही अंदर। तो इसीलिए
होता क्या है कि देखिए, अगर लोग सेंसिटिव हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर आप इमोशनल होने लग जाते हैं ना तो आपको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। जैसे ही आप इसको लेकर के इमोशनल होते हैं तो जो नेता होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हम इसके लिए काम करें, इसके लिए स्कूल बनाएं, हॉस्पिटल बनवाएं, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि वहां पे एक ऐसा एमएलए बनाते हैं जो कि मैक्सिमम लोग, जो मान लीजिए वहां से ज्यादातर लोग संथाल जनजाति के हैं, ठीक है, मैं जस्ट एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अगर आप सोचेगा वहां का पॉलिटिकल पार्टी कि संथाल का हम आदमी यहाँ से कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, भले वो पढ़ा लिखा ना हो या फिर भले ही वो कॉम्पिटेंट ना हो, उसको काम धंधा कुछ नहीं आता हो, लेकिन इस ट्राइब का होना चाहिए या इस कास्ट का होना चाहिए, उसको हम लगा देते हैं और वो तो जीत ही जाएगा। तो इस तरह से आपको एक कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के जो नेता हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीका से कर लेते हैं, ठीक है, कास्ट का, ट्राइब का, रिलीजन का इस्तेमाल करके जो असली मुद्दे होते हैं उनसे भटका दिया जाता है लोगों को। कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, उसके ऊपर उतना बात नहीं होता, बात होता है कि हमारे ट्राइब का आदमी क्यों नहीं आप खड़ा किए, जो एमएलए है अपोजिट टीम में वो मेरे कास्ट का नहीं है, मेरे ट्राइब का नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है, इसलिए हम उसको वोट नहीं देंगे, हम वोट तो उसी को देंगे जो मेरे धर्म का आदमी खड़ा किया या मेरे ट्राइब का या मेरे कास्ट का आदमी खड़ा किया। तो इससे जो मेन मुद्दा है डेवलपमेंट का मुद्दा, वो कहीं दब के रह जाता है। डेवलप करने का फिर जरूरत ही नहीं है, फिर क्या है, सब अपने कास्ट का आदमी खोजिए और उसको वहां पे एमएलए के तौर पर खड़ा कर दीजिए। अगर तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे ट्राइब और रिलीजन का कॉम्बिनेशन मिल गया तब तो बल्ले बल्ले है, कि तब तो कोई मजा है, मजा का बात हो जाएगा वहां पे। तो इसीलिए इस चीज के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। फिर है एक फाइनल रीजन की आउटसाइडर फोबिया। अब देखिए, झारखंड का इतिहास जो लोग जानते होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इतिहास रहा है आउटसाइडर से, ठीक है, जो दीकू कहा जाता था यहाँ के लोग जो एक टर्म निकाले थे। बेसिकली क्या है ना कि अंग्रेजों के टाइम में जो आउटसाइडर लोग थे, दूसरे स्टेट के जो लोग थे, यानी दूसरे रीजन के जो लोग थे, उनका इस्तेमाल अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से किया था यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो यहाँ के जो लोग हैं उन लोग सामने से तो ये देखे ना कि बाहर का जो मनी लेंडर है, जो दूसरे जगह का रहने वाला मनी लेंडर है, वो हमको परेशान कर रहा है। उसको क्या पता कि अंग्रेज क्या होता है या ब्रिटिश क्या होता है, उतना उसको तो ज्ञान नहीं था। वो बस देखा कि अंग्रेज पीछे से काम कर रहा था, आगे से तो जो आउटसाइडर था वही उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो एक हिस्टोरिकल रूप से यहाँ के लोगों में आउटसाइडर्स के प्रति एक डर का माहौल बोल लीजिए, या फिर थोड़ा सा एक घृणा है, एक मतलब चिढ़ है, एक तरह से आप कह लीजिए। तो आउटसाइडर लोगों को यहाँ के लोग उतने पसंद नहीं करते। लेकिन इसका इस्तेमाल अब क्या है, एक हिस्टोरिकल इसका रीजन था, बहुत जेन्युइन रीजन था। अभी भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर आप बोल सकते हैं कि हाँ जेन्युइन रीजन भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है पॉलिटिशियन लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने लिए कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है ना कि कोई भी अगर झारखंड में समस्या हुई, मान लीजिए कहीं पे कोई स्कैम हो गया, कोई घोटाला हो गया, तो सीधा सीधा क्या बोल दिया जाता है, अरे वो ऑफिसर था ना, वो साला आउटसाइडर था, बाहर देश का था, बाहर राज्य का था, वही किया है घोटाला। नेताजी का कोई गलती नहीं है, नेताजी हमेशा प्योर होते हैं, ठीक है, नेताजी कुछ नहीं करते, जो करता है ऑफिसर करता है, क्योंकि अफसर बाहर वाला है। यहाँ का लोगों को उतना ज्ञान नहीं है कि जो आपके जो मेन ऑफिसर होते हैं ना, यानी कि जो आपके आईएएस होते हैं, जो आपके लिए काम करेंगे, आईएएस में कोटा रिजर्व होता है पूरे इंडिया में। 50% जो होंगे आपके आईएएस, हमेशा 50% आउटसाइडर होते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, यूपीएससी का एक तरह समझ लीजिए, डीओपीटी का नियम होता है कि 50% आईएएस हमेशा आउटसाइडर होंगे। सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, झारखंड के लिए ये कोई यूनिक नियम नहीं है। 50% इनसाइडर और 50% आउटसाइडर, समझ लीजिए इसमें, यानी कि 2/3 आपके ये जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईएएस होगा, हमेशा 2/3 वैकेंसी बाहरी लोगों के लिए रिजर्व होता है, 1/3 होता है इनसाइडर के लिए, और 1/3 आपका लोग जो होते हैं वो जेपीएससी वाले जो ऑफिसर होते हैं वो प्रमोट होके अफसर बनते हैं। यानी कि जो मेन ऑफिसर है, हमेशा ये रेशियो मोटा मोटी जनरेट रहता है, मतलब हमेशा ये फॉलो होता है। लेकिन हमेशा क्या होगा कि कोई ना कोई आपको यहाँ पे ऐसे बोल के नेता मंत्री बरगला देते हैं। अगर ऑफिसर नहीं पकड़ाया तो कोई इस तरह के आपके एमएलए मिल जाएंगे, एमएलए को बोल दिया जाएगा कि अरे ये आउटसाइडर एमएलए है ना, इसकी वजह से ऐसा हुआ था, हम कुछ नहीं किए थे। कभी बोल दिया जाएगा कि जो चीफ मिनिस्टर है वो आउटसाइडर है, कुछ उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाएगा। कभी बोल दिया जाएगा कि मंत्री हैं वो आउटसाइडर हैं, कभी बोल दिया जाएगा कि जो गवर्नर है वो आउटसाइडर है, जबकि एक तरह का नियम ही होता है कि गवर्नर हमेशा आउटसाइडर ही रहेगा, इनसाइडर गवर्नर ना के बराबर बना है, कभी नहीं बनता। बहुत कम ऐसा वाक्य है कि इनसाइड स्टेट का गवर्नर कोई बनेगा। तो हमेशा, जबकि आपको ये अवेयरनेस लाना चाहिए कि गवर्नर के पास कोई रियल पावर नहीं होता, कोई भी रियल पावर हमेशा सीएम के पास होता है। अगर सीएम अपने पे चाह ले तो गवर्नर बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकता, ठीक है, एक दो मुद्दा को छोड़ के। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे कभी सेट नहीं हो पाता। यहाँ पे आउटसाइडर का बहाना बना करके जो असली जो प्रॉब्लम होता है उसको कभी एड्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे एक एग्जांपल यहाँ देखिए, मधु कोड़ा को हम बोले थे ना आपको 4,000 करोड़ का पर्सनल वेल्थ ये बनाए हैं, ऐसा इनके ऊपर आरोप है। चलिए आरोप मान लीजिए 4,000 करोड़ बढ़ा चढ़ा के बोला गया, अगर 1,000 करोड़ भी ये घोटाला किए हैं तो इनके ऊपर फाइन कितना लगा, 25 लाख का फाइन लगा। और क्या यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया, क्या इनको बोला, इनको अकाउंटेबिलिटी सेट हुई क्या इनके ऊपर? मतलब समझ लीजिए कि सिर्फ 25 लाख का जुर्माना कितना सही और कितना गलत है। अगर यही बात है, इतना ही कॉस्ट देना पड़ता है, तब तो यहाँ के लोग मोटिवेट ही हो जाएंगे।
तो अगर इनसाइडर्स को इस तरह से आप देखिए, अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो आउटसाइडर हो इनसाइडर हो, आपको उससे सवाल करना चाहिए, आपको उसको प्रॉपर सजा देना चाहिए। अगर ये मेंटालिटी अगर आप रखिएगा, इसको बहुत ज्यादा ले करके इमोशनल रहिएगा इसको लेकर के, तो हमेशा नेता मंत्री आपके इमोशंस को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, जो अगर आप जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि किसी भी मासेस को, अगर लोगों को आपको कंट्रोल करना है, तो रिलीजन, कास्ट, इस तरह का जो इमोशनल टॉपिक्स होता है, इनसाइडर आउटसाइडर, मैं और हमारे से जो विपरीत लोग हैं, ठीक है, दोज हु आर नॉट अस, जो बाहरी लोग हैं, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है किसी भी मासेस को कंट्रोल करने का, कि आप एक्चुअल कुछ काम मत कीजिए, बस ये बता दीजिए कि बाहरी लोगों से हम लोगों को खतरा है। अभी तक भी अगर बाहरी लोगों से खतरा ही बताया जा रहा है, जबकि हाँ कुछ जगहों पे ये है, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में इस चीज को बहुत लोग उठाते हैं, और ये अपने तरह से बहुत अच्छी बात भी है कि हाँ बाहरी लोगों का अगर बहुत ज्यादा एंट्री नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट ये जो रेशियो है 50-50 का, यही मेंटेन रहे। अगर ये भी है तो इसको प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए, और जो एटलीस्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी का जो पोस्ट है, वहां पे इनसाइडर्स को बहुत ज्यादा छूट मिलना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल करके, जो अगर आपको बरगलाया जा रहा है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और आपको इसका पता ही नहीं है, आप क्या है आउटसाइडर इनसाइडर के चक्कर में आपस में बस लड़ते रहते हैं। लेकिन जो असली प्रॉब्लम है, जो नेता लोग हैं, बोले नेता हमेशा सही नहीं होता, इनसे आपको मेन सवाल पूछना चाहिए कि हम आपको पावर दिए थे, इनसाइडर आउटसाइडर का लफड़ा मेरे सामने मत लाइए। अगर ये व्यक्ति गलत किया है, चाहे वो आउटसाइडर हो इनसाइडर हो कुछ हो, आप इसको सजा दीजिए, सीधा बात है, आप सजा दीजिए। आप जो अकाउंटेबिलिटी है वो सेट होना चाहिए। यहाँ के लोग अकाउंटेबिलिटी को जिस दिन समझ गए कि हाँ अगर कोई गलत किया है तो उसको गलत सजा मिलना चाहिए, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अंदर का हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो, उसको अगर अच्छे से सजा मिलेगा, प्रॉपर सजा मिलेगा, ये वाला नहीं, लॉलीपॉप सजा नहीं मिलेगा, तब जाके थोड़ा भला हो सकता है। ठीक है, तो यही था पूरा लेक्चर। अगर आपको कोई और रीजन लगता है जो हम इसमें बताना भूल गए, या किसी रीजन में कोई पॉइंट हमसे मिस हो गया, तो नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी वीडियो परफेक्ट नहीं होता, अगर इसमें कोई गलती लगी तो सभी शब्दों में अपने बात को आप कमेंट में रख सकते हैं कि हाँ ये चीज आप सही से नहीं बोली, इसको इंप्रूव किया जा सकता था। ठीक है, स्थापना दिवस का मौका है तो अपने जो झारखंड के दूसरे साथी हैं, दूसरे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, खासकर युवाओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। ठीक है, अवेयरनेस के लिए ये वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। और एग्जाम क्लस्टर झारखंड एग्जाम जो हमारा इनिशिएटिव है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। हमारा जेएसएससी और जेपीएससी का जो रिलेटेड वीडियोस है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जिसमें आप हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। जेएसएससी और जेबीएससी से रिलेटेड बहुत सारा फ्री वीडियोस, फ्री कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलता है। साथ में जेएसएससी और जेपीएससी के अनेक टेस्ट सीरीज अभी मोबाइल ऐप में आपको मिलेंगे, हमारे एग्जाम क्लस्टर के मोबाइल ऐप में। ठीक है, फ्यूचर में कुछ और भी इसमें एडिशन हो सकता है, तो हमारा मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री के सेक्शनल टेस्ट वगैरह भी मोबाइल ऐप में आपको मिलेंगे। ठीक है, क्विक नोट है, यूजफुल स्टडी मटेरियल वगैरह है, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मोबाइल ऐप का और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो पहले कमेंट में, यानी पिन कमेंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 3 का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है केवल 149 रुपीज में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम को। इसमें आपको डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना होगा, अप्लाई कूपन कोड, वहां पे अगर आप जाइएगा तो आप ऑफिसर कूपन कोड लगा सकते हैं। ये वाला कूपन कोड लगाते ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, और बेस्ट प्राइस जो है 149 का, इसमें आपको हमारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न लेटेस्ट है, एरर फ्री है, सॉल्यूशन वगैरह हर चीज इंक्लूडेड है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फ्यूचर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह से और भी वीडियोस अवेयरनेस वाला आपको दिया जाए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।